I, Sheila Dikshit, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी दिल्ली का इतिहास अपने आप में बेहद बड़ा और खास है। भारत की राजधानी दिल्ली को चलाना भी कोई मामूली बात नहीं है और सालों तक यहाँ की गद्दी पर बैठे रहना तो उससे भी बड़ी बात है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली को कुछ ऐसा संभाला कि हर दिल्ली वासी के दिल में बस गई। देश के दिल्ली पर राज करने वाली सबसे सशक्त मुख्यमंत्रियों में जिनका नाम शामिल है, आज व्यक्तित्व में हम बात करेंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में। शीला दीक्षित के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा दिल्ली का इतिहास भी जानना होगा। 19 अक्टूबर 1956 को संविधान संशोधन विधेयक के जरिए राज्य पुनर्गठन आयोग अस्तित्व में आया था। इसमें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर को करनी थी। दिल्ली में विधानसभा खत्म कर दी गई थी और इसी के साथ विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए दिल्ली में फिर से विधानसभा गठित की गई। 1993 में दिल्ली में वापस चुनाव हुए। कांग्रेस केंद्र में जीत चुकी थी, लेकिन जो कांग्रेस देश में आर्थिक सुधार लागू कर चुकी थी, उसी कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया। मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार बीजेपी ने मदन लाल खुराना के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी को भी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और उसके बाद सुषमा स्वराज। 1998 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने थे। 5 साल तक सत्ता में रही बीजेपी के सामने अपनी पुरानी परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती थी। बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त थी, क्योंकि 6 महीने पहले ही बीजेपी ने केंद्र में सत्ता संभाल ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। प्याज की कीमतें दिल्ली में आसमान छू रही थी और मनोज तिवारी का भोजपुरी में गाना बारे अटल चाचा नीमक पर मार हो गई ले लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था। तब कांग्रेस में बदलाव का दौर था। सियासत से दूरी बनाए रखने वाली सोनिया गांधी सीताराम केसरी को हटाकर खुद अध्यक्ष बन चुकी थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह से बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में नहीं थी। तब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी ताजदार बाबर। दिल्ली के लोग उन्हें मम्मी जी कहते थे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की हालत खराब थी और उसे ठीक करने के लिए सोनिया गांधी को किसी विश्वस्त की जरूरत थी और इसी विश्वस्त के तौर पर जो नाम सामने आया वो नाम था शीला दीक्षित का। शीला दीक्षित यूपी कॉरिडोर के आईएएस रहे विनोद दीक्षित की पत्नी थी, लेकिन इससे भी बड़ा परिचय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री रहे उमाशंकर दीक्षित के बेटे की पत्नी। उमाशंकर दीक्षित ने अपना सियासी करियर नेहरू के साथ शुरू किया था और इंदिरा गांधी को वो बहन की तरह मानते थे। अपनी सियासत के अंतिम दिनों में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। साल था 1984। शीला दीक्षित भी अपना सियासी करियर उमाशंकर दीक्षित के सहयोगी के तौर पर शुरू कर चुकी थी और जब उमाशंकर दीक्षित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए तो शीला दीक्षित भी उनके साथ कोलकाता चली गई थी ताकि अपने ससुर की देखभाल कर सके। 31 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में ही थे। आनन फानन में राजीव को इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 से दिल्ली लाया गया। इस फ्लाइट से राजीव गांधी कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे। उस फ्लाइट में प्रणब मुखर्जी, तब के लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के अलावा एबीए गनी खान चौधरी और श्यामलाल यादव के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित और उनकी बहू शीला दीक्षित भी मौजूद थे। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में तब शीला दीक्षित की क्या हैसियत होगी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक दिन उन्होंने शीला दीक्षित को फोन किया, कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ना है।
तब यूपी के बड़े कांग्रेस नेताओं में शुमार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उमाशंकर दीक्षित को सुझाया कि शीला दीक्षित के लिए कन्नौज, इटावा और फारुखाबाद में से कोई भी सीट ठीक रहेगी। इसके अलावा शीला दीक्षित के पास उन्नाव सीट का भी विकल्प था, जो उमाशंकर दीक्षित का पैतृक जिला था। लेकिन उमाशंकर दीक्षित और शीला दीक्षित ने कन्नौज का चुनाव किया, जहां से कभी राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ चुके थे। शीला ने वो चुनाव 50,000 वोटों के मार्जिन से जीता था। लेकिन राजीव गांधी का ये कार्यकाल बेहद उठापटक वाला कार्यकाल था। कभी राजीव के विश्वस्त रहे वीपी सिंह बागी हो गए थे और वो फोर्स का जिन राजीव के सामने खड़ा था। मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए राजीव कुख्यात हो चुके थे। 1986 में राजीव गांधी ने शीला दीक्षित को राज्य मंत्री बना दिया। पहले वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनी और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री बनाई गई। वो राजीव गांधी के लिए मुश्किल वक्त था, क्योंकि वो कहते थे कि उनकी पार्टी में अब दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। शीला दोस्त थी, लेकिन 1989 के चुनाव में राजीव की दोस्ती भी शीला को नहीं बचा पाई। शीला चुनाव हार गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और कुछ ही दिनों बाद उमाशंकर दीक्षित का भी देहांत हो गया। इसके बाद शीला दीक्षित ने सियासत से थोड़ी दूरी बना ली। अब केंद्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उनकी भी हालत राजीव गांधी जैसी ही थी, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार चलाते रहे। आर्थिक उदारीकरण के बाद उद्योगों की हालत बदल गई और नया मध्य वर्ग जन्म लेने लगा। गांधी परिवार में इकलौती बची सोनिया राजनीति से दूर थी और नतीजा हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई। नई पार्टी बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी। बनाने वाले थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी, नटवर सिंह, माखन लाल फोतेदार और अर्जुन सिंह। शीला दीक्षित भी इसी पार्टी का हिस्सा हो गई। 1996 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो तिवारी कांग्रेस ने शीला को चुनाव लड़ने के लिए कहा। सीट मिली उन्नाव की, जो उनके ससुर और उनके राजनीतिक गुरु उमाशंकर दीक्षित का पैतृक जिला था। लेकिन शीला हार गई और कांग्रेस टूटती चली गई। माधवराज सिंधिया जी के मूपनार, पी चिदम्बरम, जयंती नटराज और ममता बनर्जी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी से अलग हो गए और फिर सोनिया गांधी ने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। पहले उन्होंने कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता ली और फिर बन गई कांग्रेस की अध्यक्ष। इस बीच पहले वाजपेयी, फिर देवेगौड़ा और फिर गुजराल प्रधानमंत्री बन गए थे। सोनिया गांधी के कमान संभालने के साथ ही बागी कांग्रेस नेताओं की पार्टी में वापसी हो गई। तब तक गुजराल सरकार गिर गई और फिर से लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए। 1998 की एक रात को सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित को फोन किया, कहा कि पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ना है। शीला राजी हो गई, लेकिन वो लोकसभा सीट दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता एच.के. भगत की थी। अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में शीला दीक्षित लिखती हैं कि वैसे तो प्रचार के दौरान भगत उनके साथ होते थे, लेकिन अंदर खाने वो अपने समर्थकों से कहते थे कि वो शीला की मदद ना करें। नतीजा ये हुआ कि शीला करीब 45,000 वोटों से चुनाव हार गई। ये शीला की लगातार तीसरी चुनावी हार थी। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी को शीला पर भरोसा था। दिल्ली के चुनाव करीब थे। एक दिन दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र सिंह साथी शीला के घर आए, पूछा कि क्या वो दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनेंगी। मई के शुरुआती दिनों में सोनिया ने शीला को बुलाया और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। करीब 6 महीने मिले थे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को। शीला दीक्षित ने तैयारी शुरू की। पैतृक घर पंजाबी और ससुराल यूपी की, दोनों का सपोर्ट मिला। सिख दंगों के दाग झेल रहे नेताओं को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया और नतीजा ये हुआ कि शीला के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीत गई। 52 सीटों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अभी 2 साल भी नहीं बीते कि शीला पर एक और मुसीबत आ गई। ये मुसीबत उनके अपनों ने ही खड़ी की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश टाइलर, उपाध्यक्ष रामवीर सिंह विदुरी और विधायक दीपचंद बंधु के साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारीख थी 21 अप्रैल 2000। आरोप लगाया गया कि शीला दीक्षित दिल्ली के लिए बाहरी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो दिल्ली को समझती नहीं है। लेकिन फिर सोनिया गांधी का वीटो लगा और मामला शांत हो गया।
इसके बाद तो शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में कई काम हुए। सीएनजी का पहला स्टेशन खुला, मेट्रो आई, दिल्ली फ्लाईओवरों का शहर बन गया और सड़कें चौड़ी हो गई। 2003 का चुनावी नतीजा शीला दीक्षित के पक्ष में आया। कांग्रेस को दिल्ली में 47 सीटों पर जीत मिली थी। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 5 कम थी, लेकिन बहुमत स्पष्ट था। शीला फिर मुख्यमंत्री बन गई और तब तक दिल्ली को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की जिम्मेदारी मिल गई थी। इसके लिए काम होना था, काम शुरू हुआ। सड़कें, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब में बदलाव नजर आने लगा। 2008 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सर पर था। तैयारियों में व्यस्त कांग्रेस को तब झटका लगा जब मुंबई में आतंकी हमला हो गया। पूरा विपक्ष और साथ ही आम लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। 10 साल से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन भागीदारी और लाडली जैसी स्कीम्स की बदौलत गरीब घरों में और मेट्रो एसी बसों की सुविधा के साथ मिडिल क्लास में कांग्रेस ने अपने वोटर खड़े कर लिए थे। नतीजा आया तो कांग्रेस ने 43 सीटें जीत ली थी। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 4 कम थी, लेकिन फिर भी बहुमत था। लेकिन शीला दीक्षित का तीसरा कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटालों के आरोप लगे। केंद्र में 2G और कोल स्कैम्स ने कांग्रेस के खिलाफ छवि गढ़नी शुरू कर दी थी। निर्भया कांड ने दिल्ली को झंझोर कर रख दिया था और रही सही कसर अन्ना आंदोलन ने पूरी कर दी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले दिल्ली में हुए प्रदर्शनों ने शीला की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। खुद शीला चुनाव हार गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकलकर नेता बने अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हरा दिया। शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका था। अब दिल्ली पर नई बनी पार्टी आम आदमी पार्टी का राज था। केजरीवाल उसके मुखिया थे। केजरीवाल अब भी उसके मुखिया हैं, लेकिन शीला अब इस दुनिया में नहीं है। अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते शीला ने पहला चुनाव जीता था और दूसरे चुनाव के वक्त सुभाष चोपड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन शीला दीक्षित अब नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में अपने दम पर खड़ा किया था। अब 2025 में एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में सबसे मुखर नजर आ रहे हैं। अब चुनाव में अपनी मां की तरह वो कोई कमाल कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।